प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम जानना जरूर है में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी भिलाई के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष द्वारिका चंद्रवंशी जी का। द्वारिका चंद्रवंशी जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज में। नमस्कार। द्वारिका जी, अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में? देखिए, अनुसूचित जाति के लिए हमारे संविधान में बहुत सारा ऐसा प्रावधान है जिसमें गरीब, दबे कुचले, क्योंकि अनुसूचित जाति को संविधान में प्रावधान इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जाति बरसों से कहीं न कहीं जात पात, छुआछूत या सामाजिक मुख्य धारा से वंचित थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंतर्गत ये सारे प्रावधान दिए हैं ताकि ये विशेष जाति के लोग मुख्य धारा में आके जीवन यापन कर सकें। मगर उन्होंने 70 साल हो गए और उन्होंने एक विशेष अवधि के लिए कहा था कि जब तक सक्षम ना हो जाए तब तक इसको रखा जाए। उन्होंने ये भी उल्लेख किया था, तो फिर आज भी क्यों ये मौजूद है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन क्या है, आज भी हम कहीं ना कहीं देखें तो आज भी हमारे समाज में इस प्रकार का कुरीतियां अभी भी विद्यमान है। शहरी क्षेत्र छोड़ दो, आप गांव देहात जाके देखिए, अभी भी छुआछूत का वातावरण निर्मित है। इसीलिए ये राजनीति के तहत अभी भी आरक्षण को खत्म नहीं किया गया। सरकार आपकी है और अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या योजनाएं है केंद्र सरकार में, चूंकि आप बीजेपी से है और बीजेपी की केंद्र में गवर्नमेंट है? देखिए, केंद्र सरकार में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि आपका जनधन योजना हो, मकान प्रधान पीएम आवास योजना हो, या जितने भी आप जनहित कल्याणकारी योजनाओं को देख लीजिए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ही लाभ मिलता है इनका। क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा हम इस सारी योजनाओं का लाभ देकर इस दबे कुचले समाज को हम समाज की मुख्य धारा में ला सके। मगर इसके चलते बाकी लोग भी वंचित रह जाते हैं। जो आप जैसे आप कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए ही केंद्र सरकार कहती है, तो बाकियों के लिए फिर क्या है? बाकी लोगों के लिए वंचित नहीं होता। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तीनों को समाहित किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनजाति और अनुसूचित जाति को ही लेके चला जाता है। संविधान में कैसे अनुच्छेद है कि जिसके द्वारा अनुसूचित जातियां या जनजातियां उनके लिए आप कल्याणकारी साबित हो? देखिए, संविधान का अगर उल्लेख करेंगे तो बहुत सारे अनुच्छेद है। अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान दिया गया है जिसका अभी विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक एक्ट भी है। जैसे कि अगर अनुसूचित जनजाति और जाति में अगर कोई के ऊपर कोई दबाव बनाता है, छुआछूत, तो उसका अलग प्रावधान है। इनको उत्थान की दृष्टि से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है ताकि समाज को कैसे हम विकास की दिशा पे लाया जा सके। बहुत सारी ऐसी भी अनुच्छेद है जिसको एक कालखंड तक के लिए रखा गया था, मगर वो आज भी चलती आ रही है, तो उसको कब आप लोग देखते हैं? चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है। नहीं, केंद्र में हमारी सरकार है। केंद्र तो प्रतिबद्ध है अपनी देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए। चूंकि ये सारा आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन कहीं न कहीं हम 10 वर्षों में देख रहे हैं कि वो जो आरक्षण का मुद्दा था, आरक्षण हम क्यों दिए? समाज को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब समाज के लोग आगे नहीं आए तो इसको आरक्षण को यथावत बरकरार रखा गया ताकि समाज आगे आ सके। और जब तक समाज मुख्य धारा में नहीं आएगा तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। 10 सालों में आगे नहीं आया है देश आगे आने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। समाज के लोग मुख्य धारा में अभी भी नहीं जुड़ लोग भी आज 10 साल में मोदी जी क्या इनको आगे नहीं ले पाए? नहीं, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे नहीं लाया, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए भाई, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन राज्य में अभी छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पीएम आवास को रोका गया। भाई, यहाँ की कांग्रेस का सरकार है, कहीं न कहीं गरीबों के हितैषी नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि केंद्र सरकार गरीबों को आवाज दे रहा है। हमारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाह रहा है कि गरीबों के सर में छत हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का भूपेश सरकार। तो अनुसूचित जाति के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो अभी अगर हम आकलन लगाए छत्तीसगढ़ का तो 15 लाख आवास वापस हुआ है, जिसमें 11 लाख आवास अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का था।
तो हम क्या कहेंगे इसमें? मगर 15 साल से पिछले आपकी सरकार थी, 2019 के पहले तक देखे तो उस वक्त क्यों ये सब नहीं हुआ? उस समय का आकलन कर लीजिए और अभी का आकलन कर लीजिए कि 15 साल में कितना मकान बना है और अभी कितना मकान बना है। और उनका क्यों 15 साल में क्यों उत्थान नहीं हो पाया उन लोगों का कि आज भी आप लोग को आवाज उठानी पड़ रही है और सारी चीजें करनी पड़ रही है? नहीं, 15 साल में बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह का सरकार अभी भी कहीं जाओ तो चौर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो हमारे लोगों की कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है। और भूपेश बघेल जी को तो 3 ही साल मिला है अभी। नहीं, 4 साल हो गया ना, 3 साल कैसे हुआ? 3 साल हो मतलब गया। 4 साल हो गया है अभी, पर तो भी मतलब। लेकिन हम लोग देखिए, मुद्दा उठाने का कारण यह है भाई, हम लोग माननीय न्यायालय के द्वारा आरक्षण का मुद्दा था हमारा, और आरक्षण को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। 16% अगर माननीय न्यायालय दे रहा है, सरकार से उच्च स्तर पर रहता है न्यायालय। न्यायालय अगर घोषणा कर दिया, अपने फैसले में ला दिया कि 16% अनुसूचित जातियों को दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस वर्ग को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए हमारा मुद्दा यह है कि भाई हमको 16% आरक्षण दिया जाए। मगर अभी तो बात चल रही थी 76 की, तो उसमें क्यों फिर आपकी, 76 चूंकि राज्यपाल भी आपकी केंद्र से ही है तो 76, देखिए संविधानिक राज्यपाल संवैधानिक पद पे आसीन है और वो संविधान के अनुरूप ही कार्य करेंगे। वो तो खुद भी एक प्रकार से अनुसूचित जनजाति और जातियों से आती है, तो उनको इस चीज का पता होना चाहिए। उनको तो इस वर्ग के बारे में एक विशेष वो होना चाहिए कि मैं इनके लिए कर दूं। इसीलिए तो साइन नहीं कर रही है ना, क्योंकि कोर्ट का निर्णय को वो गलत ठहरा नहीं सकती, क्योंकि संवैधानिक पद में बैठी हुई है। भाई हमारा संविधान तो 50% आरक्षण का लक्ष्य देके गया है, 76% तो हम कहीं नहीं लिखा है। अगर 76% अगर संविधान इसमें पारित भी कर रहा है विधानसभा में, तो 76 की जगह 79 किया जाए, हमको 16 दिया जाए। 3% से हमारा क्या बिगड़ना है, सरकार का क्या बिगड़ना है? हमारा मांग तो सिर्फ इतना है कि अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 16% का आरक्षण दिया जाए। तो विधानसभा में तो पारित भी हो गया, तो उन्होंने तो विधेयक की बधाई भी दी थी। विधेयक की बधाई दी थी, बधाई देना अलग मुद्दा होता है। भाई विधानसभा में विधेयक पारित होने का कहीं स्टेटमेंट आया है कि राज्यपाल राज्यपाल संवैधानिक पद है और उन्होंने बधाई दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि उनकी स्वीकृति थी इस बात? नहीं, ऐसा कहीं स्टेटमेंट नहीं आया है कि उन्होंने बधाई दिया है। नहीं, उन्होंने बधाई दी थी, आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं बधाई दी अभी गई तो थी। ऐसा कहीं दिखा नहीं है कि संवैधानिक पद में बैठ के राज्यपाल महामहिम जी इस चीज का बधाई दे। अगर बधाई देती तो जरूर साइन कर देती हो, क्योंकि कुछ चीजें संविधान के अनुरूप है, इसलिए अभी तक साइन नहीं की है। और अगर उनको लगता है कि साइन नहीं करना है तो उस चीज को अटका के रखेगी। बाकी चलिए, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए, जो आपको लगता हो कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य सरकार ने काम किया है। कोई तो ठीक ठाक योजनाएं होगी आपकी नजर में? छत्तीसगढ़ का सरकार तो अभी ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कुछ काम कर रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की नीति पे राज कर रहा है। फूट डालो और राज करो। आज यहाँ अनुसूचित जाति को जनजातियों से लड़ा दे रहा है। उदाहरण दीजिए कोई एक। भाई अभी आपका आरक्षण का मुद्दा था, जिसमें चुनाव हुआ, अभी उपचुनाव के समय घोषणा कर दिया गया कि हम 32% आरक्षण देंगे, हम संविधान में पारित, विधानसभा में पारित करेंगे। उसके बाद ओबीसी को बरगला दिया गया। 27% आरक्षण मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम राशन कार्ड के द्वारा इनका सर्वे किया है। क्या अनुसूचित जातियों के लिए राशन कार्ड एक मुद्दा नहीं हो सकता क्या? भाई अगर आपको जनसंख्या का अगर सर्वे करना है तो आप राशन कार्ड को क्या बोलना चाहिए, इसमें आधार बना रहे हैं, तो वो सभी वर्गों के में आधार बना सकते हैं। कितनी है अनुसूचित जाति की जनसंख्या अभी? दुर्ग जिले में करीबन अनुसूचित जातियों की आंकड़ा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन विधानसभा स्तरीय पूछोगे तो बता पाऊंगा मैं। विधानसभा में कितनी है? देखिए, वैशाली नगर विधानसभा में हमारा 32,000 वोटर्स हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने में, और पूरा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 55 लाख हमारा वोटर्स है। चूंकि आप भिलाई के अध्यक्ष है, तो आपके अंडर में कितने आते होंगे, आपको तो आइडिया? मेरे अंतर्गत में देखिए, भिलाई जिला में हमारा 4 विधानसभा आता है, जिसमें 2 पूर्ण विधानसभा है। एक है वैशाली नगर विधानसभा, दूसरा भिलाई विधानसभा, तीसरा आता है हमारा पाटन जो अपूर्ण है। उसके बाद चौथा अहिवारा का भी अपूर्ण आता है। 2 अपूर्ण और 2 पूर्ण विधानसभा आता है। तो कितनी होगी लगभग जनसंख्या अनुमानित तौर पे? यहाँ अनुमानित लगाए तो कम से कम
1.5 लाख का आबादी हो गया यहाँ। हमने जो देखा था डाटा वो 1.5 लाख से ऊपर का था। नहीं आपके जो अंतर्गत आता है भिलाई अंतर्गत जी जी बिल्कुल आप दुर्ग में टोटल मिला के। हाँ जी। वैसे अनुसूचित हमारा कार्यक्रम है जानना जरूरी है, तो उसके माध्यम से आप लोगों को भी एक बता सकते हैं कि कितनी जातियां अनुसूचित जनजातियों में आती है और जाति में आती है। देखिए, अनुसूचित जातियों में अगर हम अनुच्छेद के अनुसार देखें तो 98 जातियां आती हैं इसमें, है ना। वैसे 44 जातियों को हम मानते हैं क्योंकि एक एक अनुच्छेद में, जैसे कि कंडिका 14 है उसमें 15-17 जातियां आता है, तो अलग अलग अनुच्छेद के अनुसार जातियों को बांटा गया है, तो टोटल 98 जाति आती है अनुसूचित जाति में। और जिसमें अभी 2014 के बाद 7 जातियों को और जोड़ा गया है, जो अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया 7 जातियों को, जिसके अनुसार जैसे कभी भूपेश सरकार बोल रहे थे कि सर्वे के अनुसार 12.8% छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है अनुसूचित जातियों का, उसके अनुसार हम 13% आरक्षण दिए करके। लेकिन 2012 का सर्वे कहता है कि 12.8% उस समय जनसंख्या थी, तो क्या 2012 के बाद से अनुसूचित जातियों का 2011 में जनसंख्या हुई थी। हाँ, तो 2011 में जनगणना हुई थी, तो उस समय था 12.8%। अभी इतने सालों में क्या अनुसूचित जातियों का जनसंख्या नहीं बढ़ा है क्या? उसके बावजूद 7 जातियों को इसमें समाहित किया गया। तब पर भी भूपेश सरकार आंकड़े एक मतलब ये छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, छत्तीसगढ़ में 7 जातियों को समाहित किया गया था। उसके बाद भी हमारा सरकार बोलता है कि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ, उसी के तरह ही हमको 13% का आरक्षण अभी दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लिए अभी की जो सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार, उन्होंने चूंकि सर्टिफिकेट बनाने का जो एक काम किया है, उसके लेकर आप क्या कहते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत इजी कर दिया है सर्टिफिकेट के लिए? नहीं, इजी तो कर दिया है, लेकिन इसमें क्या है, इसका नुकसान भी है। भाई इजी करने से ठीक है, अगर जनून आदमी जा रहा है तो उसको इजी हो गया, लेकिन इससे फर्जी जाति प्रमाण पत्र भी बनना शुरू हो गया है, जिसका अभी भी बहुत सारे केस मामले है आपके संज्ञान? बहुत सारे मामला है जो कोर्ट में अभी लंबित है, और जिसका लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा ये सब चीज को सामने लाने के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक मिली भगत रहता है, और कानूनन लड़ाई चूंकि थोड़ा सा पेचीदा रहता है, इसलिए लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज की आर्थिक स्थिति को देखें तो क्या आरक्षण वाकई जरूरी है सबके लिए? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप देख लीजिए, आप क्या करते हैं वैसे? मैं फार्मर हूँ। अच्छा, मेरा एक फार्म हाउस है जिसमें सब्जियों का उत्पादन करता हूँ। अच्छा, आप सब्जियों का उत्पादन करते हो तो जाहिर सी बात है एक प्रकार से उसको आप मार्केट में ले जाके सेल करते होंगे, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं जी। तो आपको लगता है कि आपको भी आरक्षण की आवश्यकता है? देखिए, आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया था जी। हम तो अभी भी बोलते हैं आरक्षण को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले आप जाति को खत्म कर दीजिए। जैसे क्योंकि आप तो सक्षम हैं। नहीं, मैं सक्षम हूँ, लेकिन मैं सक्षम हूँ अगर मैं भिलाई छोड़ के कहीं भी जाता हूँ। आज छत्तीसगढ़ के बात बता देता हूँ, भिलाई के अगर मैं कोरबा जिले में जाके अगर किराए का मकान ढूंढूं, तो अगर मैं अपनी जाति बताऊंगा तो मुझे किराए का मकान भी नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति आज भी उत्पन्न है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। जैसे आज देखिए, आप मान लीजिए आज के दौर में आप 20,000 का मान लीजिए मोबाइल लेके चलते हैं, 10-15 हजार की घड़ी लेके चलते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिनके पास ये सब चीजें होने के बाद भी। तो क्या नहीं लगता आपको कि उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो वास्तविक इसका जो हकदार रहता है वो कहीं ना कहीं आप ले रहे हैं आरक्षण? नहीं, मैं तो अभी तक आरक्षण नहीं लिया हूँ। और गवर्नमेंट को ऐसे व्यक्ति डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं, तो क्या मतलब आप आज हमारे चैनल के माध्यम से भी आप कह सकते हैं कि आप डिक्लेरेशन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, अगर आरक्षण को खत्म करना है, आरक्षण को अगर हटाना है, तो सिर्फ जाति को हटाया जाए। जाति अगर नहीं रहे, क्योंकि संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो जाति अगर हट जाता है तो आरक्षण वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि हटा देना चाहिए? बिल्कुल, जाति समाप्त कर देना चाहिए, आरक्षण ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।
भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। हमारे साथ द्वारिका चंद्रवंशी जी है और ब्रेक के पहले जो हमारी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि जाति खत्म हो जानी चाहिए, जातियां को लेके जो राजनीति होती है खत्म हो जानी चाहिए। तो जातियों को लेके अगर राजनीति खत्म हो गई तो फिर नेता कैसे अपने वोट बैंक की पॉलिसी को कर पाएंगे, कैसे वोट जीत पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे? काम के आधार पे जीतेंगे। जो अच्छा काम करेगा वो नेता बन के आएगा। क्योंकि नेता क्यों आता है समाज में? समाज की सेवा करने के लिए आता है भाई, ना कि जातियों की सेवा करने आता है। अगर हम जाति को खत्म कर देते हैं तो हम समाज सेवा में वैसे ही तत्पर रहेंगे। और जो अच्छा काम करेगा, जो समाज का सेवा करेगा, वो लीडर चुन के आएगा। कहीं ना कहीं हम नेता उनको मानेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को आप क्या मानते, चूंकि वो समाज के लिए राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाली है? देखिए, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तो जुड़ा हुआ है। जिनके पूर्वज भारत के टुकड़े किए, आज उनके वंशज लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो नहीं, इसको कांग्रेस जोड़ो यात्रा नाम दिया जाना चाहिए। क्यों आपको लगता है? क्योंकि अभी इन्होंने एक जगह हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जिनको चुनाव की ड्यूटी मिली थी, वहां पे भी इन्होंने अपना परचम लहराया। तो क्या आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस अलग अलग राज्यों में आ रही है? क्या ये यात्रा का असर था? ये यात्रा का असर नहीं था। देखिए, वहाँ का फिजा ही ऐसा था कि एक बार सरकार चुनने के बाद दूसरा सरकार को बैठाया जाता है। अगर ऐसा होता तो गुजरात में उनका परिणाम कुछ तो आता। आज गुजरात में और कहीं ना कहीं माइनस में या गर्त में गया हुआ है कांग्रेस, तो उसका फायदा गुजरात में क्यों नहीं गया? क्योंकि राहुल जी गुजरात को फोकस करके चले थे। तो गुजरात में जब फोकस किए तो गुजरात में तो सीट घटा है, उनका वोट परसेंटेज भी घटा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है ये। कांग्रेस जोड़ो यात्रा पे कितना सफल होता है ये तो वक्त बताएगा। एक बार मोदी जी ने भी निकाली थी यात्रा। जब मोदी जी रथ चलाए थे, वो रथ यात्रा थी जो? नहीं, वो रथ यात्रा नहीं था, वो दूसरा यात्रा था, वो धार्मिक यात्रा था। तो क्या उद्देश्य था वो यात्रा का? हम लोग तो उस समय राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाले थे, जिसको हम लोग आज राम मंदिर का निर्माण करके पूर्ण आडवाणी जी जो आडवाणी जी का अगुवाई पे निकला था ये, है ना। चूंकि आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय 50% 50% आरक्षण
कहता है कि देना चाहिए, और अभी यहाँ पे 76% की बात हुई, मगर राजस्थान में 68% है आरक्षण, तो देखिए, उसमें भी राज्यपाल तो आप ही के हैं वहाँ। कहीं कहीं पर ऐसा प्रावधान है जो आजादी के पूर्व वहाँ वो संविधान में, संविधान के पूर्व जब संविधान लिखा गया तो उसके पूर्व वो परसेंटर आरक्षण चल रहा था, जैसे कि तमिलनाडु में है और आपका आप राजस्थान बता रहे हो वहाँ है, तो ये संविधान के पूर्व का है। जो संविधान के पूर्व कैसे लिखा गया, थोड़ा सा मतलब बताइए। उस समय जो वहाँ के राजा थे वो उन लोगों को यह कहा जाए कि ब्रिटिश शासन में वो इतना मांग किया गया था, तो उस समय का दिया जा रहा है। वो हमारे क्या मांग की गई थी उनकी कि थोड़ा इतना परसेंट हमारे आरक्षण दिया जाए। दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए जैसे तमिलनाडु का बात करें तो तमिलनाडु में बहुत पहले से, जैसे हमारे संविधान लिखा गया था, हमारे देश आजादी के पहले एक प्रथा थी कि यहाँ के लोगों को इतना परसेंट आरक्षण दिया जाए, तो उसके तहत वो दिया जा रहा है, ना कि हमारे संविधान में 50% बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिख के दिया गया है उसके अनुसार पूरे राज्य में समाहित। लेकिन चूंकि वो पहले से चले आ रहा है तो उसको छेड़छाड़ नहीं किया उसको गया। कौन लिखा तब, आरक्षण कौन लिख दिया? नहीं, आरक्षण सॉरी, संविधान कौन लिख दिया उसको? संविधान उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन कहीं कहीं पर परंपरा चले आ रही थी तो उसको नहीं हटाया गया, ऐसा था वो। क्या परंपराएं थी ऐसी कि जिसके वजह से संविधान को मजबूर होना पड़ा कि उनको उनकी बात माननी पड़ी है? बाहुल्यता है वहाँ उस समाज का, अनुसूचित जातियों का बाहुल्यता है, उसके आधार पर वहाँ दिया गया था। कई ऐसे विशेष थाने भी है अनुसूचित जाति के लिए जहाँ टीआई हो, वो वहाँ पे टीआई अलग अलग जातियों के बैठते हैं और डीएसपी उस चीज की निगरानी रखता है, डीएसपी के पास वो मामले आते हैं और डीएसपी अनुसूचित जाति का नहीं रहता, तो ऐसे में क्या कैसे सुनवाई हो सकती है ऐसे में? देखिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो। जहाँ जहाँ अभी थाना है, विशेष थाना जो इसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर टीआई हो गया या डीएसपी हो गया, ये अदर समाज के या सवर्ण लोग ही रहते हैं, जिसमें अगर फरियादी जाता भी है तो उसको डांट डपट करके तो हटा दिया जाता है या फिर उसका कंप्लेन ही दर्ज नहीं किया जाता है। कब से हो रहा है ऐसा? ये तो कब से हो रहा का इसमें क्या करे भाई? नहीं, क्योंकि इसके पहले आपकी सरकार थी राज्य में और केंद्र में चूंकि 10 साल से आपकी सरकार है। नहीं, इसमें सरकार का कोई ये नहीं रहता। देखिए, गृह मंत्रालय जो रहता है वो अपना काम कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के नीचे मंत्रालय है, दोनों हमारे मंत्रालय। चूंकि 15 साल पहले आपकी थी और अभी 10 साल से तो मोदी गवर्नमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ही सरकार थी, 15 साल पहले हमारी सरकार थी, लेकिन होता क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह मंत्रालय तो अपना काम कर दिया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी रेंज का जो अधिकारी रहता है वो इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि वो उनके संज्ञान में रहता है। अब एसपी रेंज का, डीएसपी रेंज का अधिकारी गृह मंत्री को थोड़ी ये बताएगा कि यहाँ पर किसको पोस्टिंग दिया जा रहा है। क्योंकि आप जन नेता है तो आप लोग ने इसके लिए क्या किया है? नहीं, इसका मांग कर रहे हैं हम लोग कि विशेष थाना के अंतर्गत जहाँ जहाँ भी हमारा थाना है उस पे अनुसूचित जाति के लोगों को ही बैठाया जाए, टीआई रैंक का, ताकि अपने लोगों का दुख दर्द या फिर जो भी कंप्लेन आता है उसको अच्छे से निवारण कर सके। ऐसे कितने मामले पंजीबद्ध है दुर्ग जिले में? क्या चीज का? अनुसूचित जाति के? नहीं, अभी तो विशेष थाना हमारा दुर्ग में हमारे लोग बैठे हैं आके, है ना। इसके पहले तो भी एक अनुमानित तौर पे कितने मामले अभी फिलहाल एट प्रेजेंट पंजीबद्ध है? देखिए, ये तो न्यायालय पंजीबद्ध तो बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा। अब कितने सारे मामले वहाँ आए हैं और न्यायालय में विचाराधीन है, वो अलग मैटर है, वो जानकारी में कितने हैं? नहीं, मुझे जानकारी नहीं उसकी। और चूंकि आपने ये बोला कि टीआई और डीएसपी जो है वो आप लोग मांग कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर जाति का होना चाहिए जी, मगर इसकी एक और पहलू हम देखें तो ये भी है कि मान लीजिए किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने गलत केस लगा दिया हो किसी सामान्य जाति के ऊपर, तो उसका क्या देखते हैं आप उस चीज? नहीं, वो तो निष्पक्ष जांच से सामने आ ही जाता है। अगर जांच करेगा अधिकारी तो क्या है सत्य और क्या असत्य है वो तो आ ही जाता है। अगर निष्पक्ष जांच करेगा तो अगर झूठा केस होगा तो सामने आ जाता है। वैसे अधिकांश तौर पे ये देखा गया है कि अनुसूचित जाति के द्वारा किसी पक्ष पे झूठा केस कर दिया जाता है, तो और संविधान में भी ऐसे प्रावधान है जिसके चलते एक एडवांटेज मिल जाता है उनको। अभी तक तो ऐसा कोई केस संज्ञान में नहीं आया कि झूठा केस कर दिया गया। हाँ, झूठा केस नहीं किया गया, केस को दबाने के लिए, केस ना करने के लिए दबाव जरूर बनाया गया। बेमेतरा के बाबा मोतरा गांव का एक मामला है। क्या मामला है आपके पास? कि ऐसी अनुसूचित जाति के फंसा दिया गया था, एक एट्रोसिटी एक्ट के तहत फंसा दिया था लोगों को। नहीं, वो फंसा दिया गया था, लेकिन भी उसमें निष्पक्ष जांच किया गया तो आया ना सामने
कि मतलब चूंकि है तो कि झूठा तो फंसाया गया। देखिए Atrocity उसमें Act का फायदा झूठा उठाया। फंसाया नहीं गया था, उसमें मामला कुछ और था, लेकिन उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तरह दबाव बनाया गया और उसको झूठा साबित किया गया था। तो आपको नहीं लगता कि इन सब न्यायों में परिवर्तन लाना चाहिए केंद्र नहीं, सरकार में, चूंकि आपकी सरकार है तो? इसमें परिवर्तन क्या, आप निष्पक्ष जांच करिए ना, आपके पास तो सरकार है, सारी तंत्र आपके पास है, तो इसमें अगर जांच करेंगे तो बिल्कुल सामने आएगा। क्योंकि देखिए आप जिस केस के बारे में बता रहे हैं उसमें उस समाज, उस परिवार के ऊपर बलपूर्वक दबाव बनाया गया, उसके बाद उसके बयानों को परिवर्तित किया गया। ये तो बाद में आप मीडिया वाले लोग नहीं दिखा पाए, वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग तो समाज से बिलोंग करते हैं, तो जाते तो पता चलता है कि हमको इतना दबाव बनाया गया, इतना प्रेशर दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, बहुत सारी बातें आती है। एक आपके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, कि आप लोग अनुसूचित जाति को दबाने की कोशिश करते हैं, इनको आप उठाने की कोशिश नहीं करते, आपकी मंशा नहीं दिखती, आप एक विशेष जाति को लेकर चल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। 70 साल में कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजातियों को अपना वोट बैंक ही समझा है, अभी तक 70 सालों में इन दोनों के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए इनका बोलना ऐसा है कि अब चूंकि जो अनुसूचित जाति और जनजातियां समझ रहा है धीरे धीरे, और भाजपा की तरफ रुख हो रहा है। आज हमारा केंद्र में सरकार है, तो कहीं ना कहीं हम अनुसूचित जाति और जनजातियों का समर्थन मिला है, तभी तो हम सरकार बना पाए हैं। तो कांग्रेस का जमीन खिसक रहा है, इसलिए ऐसा झूठा आरोप लगा रहा है। तो कांग्रेस, आप कहना चाह रहे हैं कि ये सब दबा रही है? देखिए कांग्रेस अभी तक तो वोट बैंक की राजनीति करते आ रहा है भाई, अब समझने लग गया अनुसूचित जाति के लोग और जनजाति के लोग कि नहीं, हमारा हितैषी कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा हित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ और सहयोग में आ रहे हैं लोग। इसलिए कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रहा है कि नहीं, भाजपा सिर्फ एक विशेष जाति को दर्जा देता है। भाजपा तो कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को साथ लेके चलने वाला पार्टी है। अगर चूंकि 15 साल में शायद कुछ चीजें हुई होंगी इस जाति के लिए, जो आपकी सरकार जब राज्य में थी तो नहीं हुआ, अगर अब आपकी सरकार दोबारा आती है तो आप क्या करेंगे अनुसूचित जाति के लिए? आपकी सरकार की क्या प्लानिंग रहेगी करने की? देखिए जो कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाया है ना, हम सबसे पहले तो हमारे माननीय मोदी जी का जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको राज्य में लागू करवाएंगे। कौन सी अनुसूचित जाति को लेके, अनुसूचित जाति की योजनाएं जो आप लाना चाहेंगे? अनुसूचित जाति के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें एक सामान्य परिवार अगर व्यापार करना चाहे तो उसको, अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके शिक्षा दीक्षा से लेकर उसके व्यापार तक का इसमें विचार किया जाता है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको नौकरी कैसा दिया जाए। अगर नौकरी नहीं मिलता है तो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसमें कैसे आगे बढ़ाया जाए। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चाहे आपकी सरकार रहे चाहे कांग्रेस की रहे, बिहार में देख लीजिए प्रदर्शन हुआ इस चीज को लेके। बेरोजगारी मुद्दा तो है, लेकिन आज युवा वर्ग सिर्फ नौकरी करने के पीछे क्यों भाग रहा है, व्यापार के पीछे क्यों नहीं जाते? भाई आप व्यापार करेंगे तो खुद का मालिक बनेंगे, भाई आप नौकरी के पीछे मत भागिए, नौकरी करेंगे तो नौकर ही बनेंगे। मेरा तो ये कहना है आप व्यापार को अपनाइए और खुद का मालिक बनिए और देश का विकास में भी अपनी सहभागिता प्रदान करिए। नहीं होते नौकरी व्यापार करने के, सभी सक्षम नहीं होते, लेकिन आप प्रयास ही नहीं करोगे इस डर से कि मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा, तो ये तो गलत है कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसी चीजें हैं कि सबके पास सब प्रकार का दिमाग नहीं होता है कि सब वो व्यवसाय कर सके। देखिए इसमें हमारे लोग बहुत पीछे है इस चीज में, तो हमारे लोगों से यही मैं निवेदन करना चाहूंगा, सिर्फ आप लोग सरकारी नौकरियों के पीछे मत जाइए, आप कहीं ना कहीं व्यापार कीजिए और अपने साथ साथ समाज का भी विकास करिए और साथ में देश का भी उन्नति में अपना योगदान दीजिए। और आप ही ने कहा अभी छुआछूत खत्म नहीं हुआ है, तो फिर छुआछूत खत्म नहीं हुआ है वो तो सत्य है, आप जाके अभी भी सर्वे कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन व्यापार करने में आपको कोई रोका तो नहीं है ना। मगर व्यापार कैसे करेंगे अगर छुआछूत है तो? आज भी नहीं, व्यापार तो कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि छुआछूत। भाई आपको एक गांव में कितने लोग जानते हैं, एक गांव के लोग जानते हैं, तो छुआछूत वहीं तक सीमित है। आज हम शहर की अगर बात करते हैं, शहर में छुआछूत खत्म नहीं हुआ है आज, लेकिन भिलाई में है अभी भी। भिलाई में देखिए आप, भिलाई में घर घर हम लोग नल जल की एक सुविधा दे दिए हैं। एक समय हुआ करता था, आज से 10 साल 15 साल पहले मोहल्ले में एक नल होता था जिसमें सब पानी भरते थे,
उस समय के आकलन करें तो आज की स्थिति अगर वैसा आ जाएगा तो देख लेना कितना छुआछूत यहाँ मौजूद है। मतलब आपका कहना है छुआछूत मौजूद है छुआछूत छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में भी है, और ऐसा नहीं कि हम लोग भिलाई शहर में बैठे हैं तो शहर में नहीं है, सभी जगह है। आप चूंकि आप भी व्यापार करते हैं, आप सब्जियां उगाते हैं, तो क्या आपकी सब्जियों के साथ भी वही होता है? मेरी सब्जियों के साथ चूंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं मार्केट में सीधा सीधा दे देता हूँ, है ना। अगर मैं गली गली बेचने जाऊंगा तो उसमें दिक्कत आएगी। मतलब आप मानते हैं छुआछूत है? बिल्कुल छुआछूत है, इसलिए तो आरक्षण केंद्र जरूरी सरकार है। क्या करेगी इसके लिए? नहीं, केंद्र और सरकार, अगर आपकी सरकार आई दोबारा राज्य में तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि आप युवा नेता है और आप 15 साल तक क्यों नहीं हो पाया इसके लिए देखिए, कुछ? छुआछूत को मिटाने के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। लोगों को जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए, हमारे एक पूर्वज थे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में एक महान संत हुआ जो मानव मानव एक समान का नारा देके गया, जिसका हम लोग अनुयायी कहते हैं अपने आप को। और उन्होंने बताया कि मानव, एक मानव दूसरे मानव से कोई अलग नहीं है। अगर अलग है तो ऐसा कुछ आप बता दीजिए कि दो मनुष्य में कहीं ना कहीं एक भिन्नता है। भाई, हमारा खून का रंग सबका लाल है, तो ये चीज जागरूकता की कमी है और शिक्षा की कमी के कारण ये सभी होता आपका है। उदाहरण तो एकदम सही है, मगर यही चीज 15 साल पहले क्यों नहीं हो पाई? 15 साल में क्यों नहीं हुआ? हुआ ना, लेकिन कांग्रेस के शासन आने से ज्यादा बढ़ जाता है ये। नहीं तो आप ही बोले कांग्रेस आपकी है करके छुआछूत, तो अचानक से अब दोबारा बढ़ गई 5 साल। देखिए, ये हजारों साल दिमाग में बैठा हुआ है, लोगों के मस्तिष्क में बैठा है हजारों सालों से पहले से, है ना। उसको मिटाने के लिए 15 साल नहीं, कई 15 साल लगेंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आएगा, तब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है। होगा जरूर, एक न एक दिन ये छुआछूत समाप्त होगा और हमारी ही पार्टी करेगा, क्योंकि हमारे 70 साल से हो ही रहा है, वो तो कम नहीं हुआ। तो 70 साल 15 साल में में कुछ हुआ था कम या कुछ? बिल्कुल, देखिए, छुआछूत का स्तर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक से कम हो जाएगा। भाई, ये कोई बटन दबाओ और खत्म हो जाए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लोगों की मानसिकता पे बैठा दिया गया है, कूट कूट के भरा गया है कि भाई ये समाज को आपको छूने से आप अशुद्ध हो जाओगे। इस टाइप से मानसिकता के लोग आज भी पनप रहे हैं। तो उस चीज को मिटाने के लिए धीरे धीरे शिक्षा का स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज भी दलितों को थाने में, चूंकि कानपुर में अब भी एक मामला पंजीबद्ध हुआ था, हमने जाना था कि योगी जी की सरकार है, वहां पे दलितों के साथ जो थानेदार है वो अत्याचार करते हैं। नहीं, उसका परिणाम लेकिन सामने आया ना भाई, हमारे संज्ञान में आते ही उस चीज का हम लोग निवारण किए। मगर आज भी ऐसा हो रहा है, आपकी सरकार रहते रहते वहां पे। वही तो बता वहाँ भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, देखिए, बात सरकार की नहीं है, ये बात है लोगों की मानसिकता और मेंटलिटी, सोच के ऊपर है कि आदमी क्या सोचता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसे करने वाले लोग कहीं ना कहीं इतना बड़ा कुकृत्य करते हैं या मानवता के लिए शर्मसार पैदा करते हैं, जो एक मानव को या एक मनुष्य को इस टाइप से प्रचार करते हैं, छुआछूत या हीन भावना से देखते हैं। तो ये उसकी मानसिकता की गलती है। उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि हम जब तक सोचेंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे लोगों को, तब तक ये चलते रहेगा। तो इसको मिटाने का एक ही सलूशन दिखता है कि हम लोगों को जागरूक करें और लोगों में इस चीज को बढ़ावा दे कि भाई छुआछूत ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहीं से ही समाप्त हो सकता है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं जागरूक करने में कमी रह गई बीजेपी की। देखिए, जागरूक करने की वही बता रहा हूँ भाई, एक लाखों साल पहले का एक मानसिकता है। तो बीजेपी के पास क्या कोई जादू की छड़ी थोड़ी जो एक 15 साल में या 10 साल में समाप्त कर देगा। मगर जादूगर तो है बीजेपी के पास। नहीं, जादूगर तो राजनीतिक क्षेत्र में है। ये कौन है जादूगर? है, देखिए, कौन है जादूगर? नहीं, भाजपा के एक कार्यकर्ता जादूगर है, जो अपने कर्तव्य निष्ठा पर ही उनको जादूगर दिखता है। मगर 15 साल में जादूगरी क्यों काम नहीं आई आप लोग की यहाँ पे? देखिए, 15 साल की बात करें तो अलग मुद्दा होगा, है ना। कांग्रेस का सरकार ऐसे ऐसे वादा और झूठे वादा करके आया, 36 ठो वादा किया सरकार ने। 2 साल तो कोविड में चला गया, उतनी तो रियायत बरतनी पड़ेगी। कोविड में क्या हम लोग जीना छोड़ दिए थे कि इन लोग अपना मंत्री पद से त्याग दे दिए थे? कहीं नहीं, कहीं कार्य तो चल रहा था, शासन तो चल रहा था। केंद्र भी कहता है कि 2 साल हमारा जो था कोविड में निकल गया। नहीं, लेकिन केंद्र सरकार क्या किया होता, देखिए, केंद्र सरकार चावल भेज रहा है, उसको भी चावल घोटाला कर दे रहे हैं। ऐसा तो यहाँ का सरकार है। कौन सा चावल घोटाला हुआ? भाई, केंद्र सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो
चावल दिया था कोविड के समय, अब उसको यहाँ कहाँ वितरण किया गया? उन्होंने, आपके पार्टी में भी तो नान घोटाला हुआ था। नहीं, नान घोटाला हुआ तो उसका जांच अभी प्रूफ कहाँ हुआ है? वो नान घोटाला बोलने से थोड़ी होता है, प्रूफ करो ना भैया आप। तो इनका प्रूफ हो गया क्या? है, इनका प्रूफ हो गया क्या? इनका भी जांच कहाँ हुआ? ये तो इनका सरकार है तो जांच नहीं हो रहा है ना। जांच करवाए ना, जांच करवाएगा तो कितना बड़ा भाई। आज हम बोलते हैं सबसे बड़ा घोटाला था चारा घोटाला लालू जी का। अगर जांच किया जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा चावल घोटाला भूपेश जी का। चलिए, चूंकि हमारा कार्यक्रम है जानना जरूरी है, और मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि आप योजनाएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जानना जरूरी है, ये कार्यक्रम का ही नाम है। तो कुछ राज्य सरकार की कुछ योजनाएं थोड़ा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताइए। राज्य सरकार का तो मुझे कहीं नहीं दिखता है कि कुछ योजनाएं चल रही है ना। अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात तो छोड़ दो, किसी के लिए कोई योजना नहीं चल रहा। आज तो सरकार पूरा छत्तीसगढ़ पूरा ठप बैठा हुआ है, कहीं विकास कार्य दिखता नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे सरकार का कार्य को फीता काट के अपना वर्चस्व गिनाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ तो जैसे का वैसे बैठा हुआ है। और केंद्र की बता दीजिए। देखिए, जितना भी छत्तीसगढ़ में आप ओवरब्रिज से लेकर जितना भी सड़क निर्माण देख रहे, ये सब पूरा केंद्र सरकार का देन है। नहीं, योजनाएं बता दीजिए अनुसूचित जाति के लिए जो हो रही है, क्योंकि दर्शकों को बहुत जानना जरूरी है कि केंद्र क्या कर रहा है और राज्य क्या कर रहा है। और हम हमारे प्रोग्राम भी बनते हैं, हमारे पास लिस्ट भी रहती है, हम उससे भी बताते हैं चूंकि, मगर आप चूंकि अध्यक्ष है उस पर्टिकुलर। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं की बात अगर करूं जी, तो सबसे पहले मोदी जी ने हमारे जो महिलाएं हैं, एक समय हुआ करता था शाम को महिलाएं लोटा लेकर निकल जाती थी, मोदी जी का देन था आज हम लोग या हमारी महिलाएं इज्जत का जिंदगी जी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका तो लाभ सभी उठा रहे हैं ना, सब उठा रहे हैं, मगर सब उठा। अनुसूचित जाति के पर्टिकुलर देखिए, जो गरीब तबके के थे उन लोग ज्यादा बाहर जाते थे। भाई अगर आप सक्षम हो तो घर में बना सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और जनजातियों किसी के पास नहीं था, तो उनकी महिलाएं बाहर जाती थी। तो ये हमारे लोगों का बहुत फायदेमंद काम रहा, जो स्वच्छता के तहत ये किया गया। उसके बाद उज्ज्वला योजना है, ये तो सभी के लिए ना, उज्ज्वला योजना। और लेकिन देखिए, ये गरीब तबके लोगों के लिए, और गरीब कौन है? कहीं न कहीं अनुसूचित जाति और जनजातीय लोग गरीब हैं, तो हमारे लोगों के लिए पंडित भी तो गरीब होते हैं फिर तो ऐसे। हमने कब कहा पंडित गरीब होते हैं? और कहा कौन से पंडित को आप गरीब बोलते हो? आप योजना बताइए कि पर्टिकुलर अनुसूचित जाति के लिए जो एक कल्याणकारी योजना है जो पीएम ने लाई होगी, जो चल रही है अभी। देखिए, हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान का जो योजना है, आज केंद्र सरकार के द्वारा इस जातियों के लिए एक राशि आवंटित किया जा रहा है, जो इनके विकास कार्य में, जैसे कि व्यापारिक स्तर में हम लोग अगर बात करें तो आज है इस योजना का डिक्की के तहत छत्तीसगढ़ में डिक्की एक संस्था है जो कार्य कर रहा है, जिसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को कहाँ कहाँ व्यापार उद्योग लगाना है, उसमें भरसक प्रयास कर रहा है, जो पूरा केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसको क्या है, योजना का नाम क्या है? ये योजना का नाम वही अनुसूचित जाति उत्थान के नाम से दिया गया है इसको। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ में अभी डिक्की के माध्यम से चल रहा है। और अभी इसके उद्योग के लिए है, उद्योग के लिए, उद्योग के साथ साथ व्यापारिक स्तर, उद्योग मतलब व्यापारी कहा जाए ना, व्यापारी स्तर को बढ़ाना है, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सिर्फ डिक्की के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसको भी कांग्रेस सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए है। बहुत सारी योजनाएं हैं इसमें, सूक्ष्म और लघु उद्योग नहीं, कुटीर उद्योग से लेकर बड़े बड़े उद्योग तक शामिल है इसमें। भाई कुटीर उद्योग में आपका हम लोग कुटीर उद्योग बहुत सारे, जैसे कि अभी एक हमारे क्षेत्र का जामुल का है, हमारे समाज के या अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत एक मशीन मंगाया है, वो चप्पल बनाने वाला, जिसमें आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, वो भी हमारे केंद्र सरकार की योजना है। तो ऐसे छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े उद्योग तक के लिए हमारा केंद्र सरकार योजना चला रही है। हमारे दर्शकों को आप और योजनाओं के नाम भी बताइए, ताकि अगर जो इस योजना से वंचित हो या उन्हें पता नहीं होगा तो वो भी जान सके कि ऐसी योजनाएं आज केंद्र सरकार दे रही है चूंकि, और जिसका हम फायदा उठा सके, स्पेशली अनुसूचित जाति की जो योजनाएं हैं। वो अनुसूचित जाति के अगर व्यापार की दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक पोर्टल साइट खोल सकते हैं कोई भी, जिसमें केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति उत्थान के नाम से एक पोर्टल रहेगा। उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम अपने सक्षमता के अनुसार कोई भी फायदा ले सकते हैं, जिसका डायरेक्ट अप्लाई
हम एक विभाग होता है अनुसूचित जाति विभाग का, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके माध्यम से ये सारी बेनिफिट मिलेगा अगर आप उस लायक या सक्षम है तो। इसके लिए कैसे लाभ उठा सकते हैं, कहाँ जाके इसके लिए आवेदन देना पड़ता है? बताया तो आपको भाई, उसका अनुसूचित जाति उत्थान एक संस्था है ना। जैसे कि अगर आयोग, जिसको छत्तीसगढ़ में आयोग कहते हैं हम लोग, दुर्ग में कहाँ है ये? दुर्ग में देखिए, केंद्र सरकार का होता क्या है, केंद्र सरकार यहाँ क्रियान्वयन के लिए दे देती है, लेकिन यहाँ का जो सरकार है उसको कितना क्रियान्वयन कर पाता है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। संस्था एक ही होता है, चाहे दुर्ग में हो या रायपुर में हो। जैसे कि अभी केपी खांडे ये संस्था का अध्यक्ष बने हैं, है ना, तो उनके अनुसार उनके मद में कितना आता है, क्या तो आयोग आता के है, अध्यक्ष बने, आयोग के माध्यम से ये सारा चीज होगा। अच्छा, तो इनका जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राजनांदगांव में रहता है, कोई जगदलपुर में रहता है, तो वो रायपुर नहीं आ सकता, तो इसके नहीं, इनका कार्यालय नहीं, हर जिला में कार्यालय रहता है। यहाँ पे जैसे दुर्ग में हो गया, मान लीजिए भिलाई हो गया, नहीं, दुर्ग में कार्यालय, दुर्ग में कार्यालय, इसको क्या नाम से जाना जाता है? राजस्व विभाग में, राजस्व जो जिला रहता है वहाँ कार्यालय रहता है। अच्छा, आप उसको रोजगार के तहत आप वहाँ अगर सर्वे करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, उसका नाम मुझे याद नहीं। रोजगार कार्यालय तो अलग है, रोजगार कार्यालय अलग है, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विकास उत्थान का एक, जैसे दुर्ग में अगर कलेक्ट्रेट के पीछे एक कार्यालय है जो सिर्फ दोनों समाज के जितने भी व्यापारिक स्तर पे है या कुछ भी आवेदन या प्रयोजन है, वहां से एक आवेदन कर सकते हो। वहां पूरा जानकारी मिलेगा कि आपको राज्य से क्या क्या सुविधाएं मिल रही है या किस चीज का क्या आवश्यकता है। कलेक्ट्रेट के पीछे है। अगर दुर्ग की बात करें, फूड ऑफिस है? नहीं, फूड ऑफिस तो बगल हो गया, जस्ट बगल, कलेक्ट्रेट के बगल में ही है। द्वारिका चंद्रवंशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भिलाई के अध्यक्ष द्वारिका चंद्रवंशी जी, जिन्होंने हमें आज जानकारी दी हमारे कार्यक्रम जानना जरूरी में। ऐसी और शख्सियतों को हम लेके आएंगे हमारे कार्यक्रम में जानना जरूरी में और आपको जानकारियों से मुहैया कराएंगे। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ।